अमन की सबसे छोटी कीमत क्या होती है? खून। जुल्म की सबसे छोटी कीमत क्या होती है? गुलामी। और ये जो खून और गुलामी का संघर्ष है, क्या यही ईरान और अमेरिका के बीच का संघर्ष है? आज की सबसे बड़ी खबर है कि इमाम खामनेई जमकरन मस्जिद गए हैं। वही जमकरन मस्जिद, जब कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया था तो यहीं से लाल झंडा उठाया गया था, जो बदले का झंडा होता, बदले का रंग होता है। और अभी जो पूरी खबरें आ रही हैं उसमें यह साफ हो रहा है कि ईरान ने अपनी तैयारी तेज कर दी और ज्यादा अंडरग्राउंड टनल्स बन रही हैं और ज्यादा डीप। 1000 नए ड्रोन्स तैयार हो गए हैं और यह स्थिति हो गई है कि करीब 1 लाख से ऊपर ड्रोन्स इस समय ईरान के पास है। और फिर देखिए, उससे जुड़ी जो जितनी खबरें हैं, जो एक एक जिस तरीके से आमना सामना हो रहा है, दंगल शुरू एक तरह से हो गया है और एक एक मूव ले जा रहा है, या कहीं शतरंज का खेल शुरू हो गया है और वो दंगल में परिवर्तित हो जाएगा। तो एक एक मूव हमारे लिए जरूरी हो गया है। और ये जो देखिए मैं वीडियो बनाता हूं अपने चैनल पे, जिसमें मैं आपसे मुखातिब होता हूं, उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसमें हम डिटेल में जाते हैं एक एक चीज। जैसे आज हम देखिए, जो ईरान अमेरिका के अलावा लेबनान, सीरिया, पैलेस्टाइन में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए, गाजा, वेस्ट बैंक दोनों में, उस पे जाएंगे। वेनेजुएला, रशिया, चाइना, सब पे जाएंगे। और दीपक शर्मा शो में हम एक तरीके से एक ड्रामेटिक अंदाज में कुछ एनालिसिस रखते हैं जो ईरान अमेरिका और उसके साथ जुड़ी जो जियोपॉलिटिक्स है उससे संबंधित है। तो आज देखिए, मैं इसलिए इस चीज को साफ कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये जो पूरा वीडियो हमारा रोज आ रहा है, इंडिपेंडेंट वीडियो, जो करीबन 8 से 9 के बीच में आता है, और फिर सुबह मैं दीपक शर्मा शो वाला वीडियो पोस्ट करता हूं, तो कोई उसमें कंफ्यूजन ना हो। अभी देखिए, अब ये जो पूरा एक मूव है, इमाम खामनेई जमकरन मस्जिद गए। जमकरन मस्जिद क्या है? ये तेहरान से कुछ दूरी पे, करीब 2, 2.5, 3 घंटे पे, मैं भी जब ये तेहरान में गया था तो मैं वहां गया था। कोम, तो कोम जो है वो बहुत ही एंशिएंट सिटी है ईरान की और मजहब का सेंटर है। और उसी के आउटस्कर्ट्स पे जमकरन मस्जिद है, जो इमाम मेहंदी से जुड़ी है। इमाम मेहंदी जो 12वें इमाम है, जिनके बारे में यह है कि वो आएंगे, कभी कभी है कि वो प्रकट हो चुके हैं पहले, लेकिन वो आएंगे अंतिम इंसाफ की लड़ाई लड़ने। तो ये जो देखिए बहुत महत्वपूर्ण जो शिया मजहब में है, और पूरी दुनिया में इस समय, जैसे हमने आपको बताया, एक बड़ा शिया मोबिलाइजेशन चल रहा है। जो मुस्लिम मोबिलाइजेशन है उसको समझिए, हम शिया मोबिलाइजेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसको और थोड़ा सा हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, लेकिन सुन्नियों का भी एक बड़ा हिस्सा उसके साथ जुड़ा है, इसलिए हम आपको रोज बता रहे हैं। अच्छा, अब जमकरन मस्जिद में इमाम खामनेई जो गए हैं, यहां देखिए क्या है, उस समय जाया जाता है जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है, और बड़ा फैसला तो होने वाला है, क्योंकि ईरान की जो तैयारी है, 1000 ड्रोन उसने और तैयार कर दिए हैं, जो केवल इब्राहिम लिंकन की ओर उसने टारगेट किए। उधर अमेरिका का एक न्यूक्लियर स्निफर, यानी एक ऐसा जहाज जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी को सूंघ लेता है, वो अमेरिका से चल दिया है और वो धीरे धीरे मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। अब वो धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है? अब उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। वो जहाज, एक तो वो हवाई जहाज है, पानी का जहाज नहीं। तो वो देखिए एक खास तरह से वो चलता है, उसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और मकसद यही लग रहा है कि अमेरिका सस्पेक्ट कर रहा है कि ईरान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं। सीधी बात है। तो अमेरिका ने देखिए 3 शर्तें ईरान के सामने रखी हैं, और वो बिल्कुल साफ है कि उसमें न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है ईरान अपना बंद करे, यूरेनियम एनरिचमेंट, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अपना लिमिट करे, कम करे, बंद करे, कम करे। और फिर एक और चीज कि हमास, हूती और हिजबुल्ला, इस तरह के संगठनों को
सपोर्ट करने को पे वो रोक लगाए। और तीनों ही चीजें ईरान ने रिजेक्ट कर दी। ये भी बता दें हम कि कोई अभी सीधी बातचीत ईरान अमेरिका में नहीं चल रही है, सब टर्की के थ्रू या कभी सऊदी अरेबिया के थ्रू या कभी ओमान के थ्रू मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं। सोचिए इतनी दूरी बढ़ गई है। और ये जो पूरी एक सिचुएशन है जिसमें मिडिल ईस्ट एकदम बॉयल पे है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब न्यूक्लियर स्निफर अमेरिका का प्लेन वहां पर पहुंच गया तो आप सोचिए, अमेरिका तो यही सोच रहा है कि न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स ईरान के पास है। तो एक एक चीज देखिए महत्वपूर्ण है। हम आपको पूरा एक पल्स एक फील दे रहे हैं पूरी सिचुएशन का। अब जैसे CNN ने कहा कि ईरान हैज बीन ट्राइंग टू रीबिल्ड इट्स न्यूक्लियर साइट्स इवन डीपर अंडरग्राउंड। अब ये CNN कह रहा है कि और ज्यादा गहराई में वो अपनी न्यूक्लियर साइट्स बना रहे हैं, ईरान बना रहा है। CNN ने फिर से 2 US ऑफिशियल्स को कोट किया और कहा कि बहुत ही डिफिकल्ट होगा, जो US ऑफिशियल्स हैं, कि वेनेजुएला के मुकाबले ईरान पे कुछ भी करना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर मोहम्मद बगेर गालिबाफ, उनका बयान आया कि ट्रंप जंग शुरू तो कर सकता है लेकिन वो खत्म नहीं कर पाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए CNN ने फिर एक स्टेटमेंट दिया कि ईरान ने सारी शर्तें मना कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि खासतौर पर हम अपना बैलिस्टिक जो मिसाइल सिस्टम है उसको लिमिट नहीं करेंगे और रेजिस्टेंस की फोर्सेस को हम समर्थन देना जारी रखेंगे। फिर एक देखिए इजराइल के एक थिंक टैंक से बयान आया है, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज। उसमें यह कहा गया है कि अमेरिकन ने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और वो अपॉर्चुनिटी जो उन्होंने मिस की, जो वो स्ट्राइक कर सकते थे प्रोटेस्ट के समय, उन्होंने नहीं किया। अब इसके बाद ट्रंप जो भी डिसाइड करें, लेकिन वो एक मोमेंट चला गया, ऐसी इस तरह की बात। उसके बाद एक और देखिए जो अमेरिका के अंदर थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो रहा है कि ईरान पे स्ट्राइक हो उसके खिलाफ। टकर कार्लसन ने एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने कहा कि जब 12 दिन का युद्ध हो रहा था जून 2025 में, तो मोसाद ऑफिशियल्स पेंटागन में सीधे घुस जाते थे जैसे वो ओन करते हैं पेंटागन। तो मतलब ये पूरा जो एटीट्यूड है, इससे अमेरिका में एक रिजेंटमेंट है। अब चाइना ने देखिए पूरा सीधे चेतावनी दी है अमेरिका को और यह कहा है कि एक अंधी गली में अमेरिका घुस रहा है और बाद में ये बात ना कही जाए कि किसी ने वार्न नहीं किया था। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये देखिए जब चाइना इस तरह की बात करता है तो बहुत गंभीरता से करता है, कम बोलता है चाइना, लेकिन जब वो करता है तो पूरी जिम्मेदारी से। और उसका यही कहना है कि अमेरिका एक्चुअली एक माहौल बनाया जा रहा है कि कल को अमेरिका फेल होता है तो चाइना और रशिया ये लोग मिलके उसका पूरा एडवांटेज ले सके और जो जियोपॉलिटिक्स में जो अमेरिका की दादागिरी है उस पर एक डिसाइसिव वार कर सके। फिर देखिए, फिर उसके बाद जो अरब मीडिया कह रहा है कि ये बार बार ईरान पे प्रेशर डालना कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कर्ब करे, मिसाइल प्रोग्राम को कर्ब करे। बातचीत तो न्यूक्लियर से हुई थी, फिर मिसाइल पे कैसे आ गई, इन सारी चीजों को जो अरब मीडिया है उसने भी निगेट किया है। फिर ईरान के कमांडर इन चीफ ने जो ये बात कही कि वी हैव एडेड 1000 न्यू स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स टू आवर फोर्सेस इन रिस्पॉन्स टू न्यू थ्रेट्स। 1000 हमने ड्रोन्स ऐड किए। और ये देखिए इसका जो E-11 बैटल फील्ड एयरबोर्न कम्युनिकेशन नोट फ्लाइंग फ्रॉम रॉबिन्स एयरफोर्स बेस। ये देखिए जॉर्जिया के जो एक अमेरिकन बेस से एक और जहाज क्रीट, जो कि ग्रीस में आइलैंड है, साइप्रस के पास ही, वहां के लिए उड़ा है। और ये भी देखिए कम्युनिकेशंस का ये एक है, ये 3-4 अलग अलग एंटिटीज में, जैसे दो तीन अगर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इब्राहिम लिंकन और जो गल्फ ऑफ ओमान में पहुंच गया है, फिर जॉर्ज बुश पहुंच रहा है, तो उनके बीच का कम्युनिकेशन, फिर सेंटकॉम से लेके ये सारी चीजें देखिए सैटेलाइट के माध्यम से होती हैं और इसके लिए स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट होते हैं। इतनी बड़ी तैयारी अमेरिका की है। उसके बाद IRGC ने, ईरान की मिलिट्री ने
शाहिद बहमान बगेरी ड्रोन कैरियर अपना बंदर अब्बास पोर्ट पे तैनात कर दिया। अब शाहिद बहमान बगेरी ड्रोन कैरियर क्या है? ये एक साथ कई ड्रोन्स, ये जो स्वॉर्म अटैक होता है कि एक साथ आपने 500 से 600 ड्रोन भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम आप मान लीजिए कि 4 से 500 ड्रोन एक साथ ये छोड़ सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उसके बाद कि फिर इजराइल के चैनल 13 ने कहा है कि अमेरिका से एक शिप जो कि थर्ड बैटरी, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो लेके, और मतलब ऑलरेडी वहां पर थर्ड तो है इजराइल में, लंबे समय से वो हिजबुल्लाह को नहीं रोक पाया, यमन को नहीं रोक पाया, हुतीस को और हमास को नहीं रोक पाया, लेकिन वो कह रहे हैं कि और आ रहा है और ये एक और थर्ड की बैटरी आ रही है। फिर ईरान ने एक चीज अमेरिका को याद दिलाई है कि ये जो बार बार युद्ध की धमकी अमेरिका दे रहा है, अमेरिका को याद रखना चाहिए कि पिछली बार जो अफगानिस्तान और इराक में जो जंग में अमेरिका फंसा था, उसमें 7 लाख मतलब $7 ट्रिलियन, $7 लाख का नुकसान हुआ था और खुद अमेरिकन सोल्जर्स, करीब 7,000 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए थे। तो अमेरिका की पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए कि वो क्या अपने बेटों को एक ऐसी जंग में भेजने जा रहे हैं, या मतलब भेजना चाहते हैं जिसका अंजाम ट्रंप के हाथ में नहीं है। फिर उसके बाद देखिए, ईरान से एक वीडियो और आया है जिसमें एक फीमेल, अब सोचिए ये वीडियो एक ऐसा है, एक महिला का जो खुद राइटर थी, दंगाई थी, इसको पकड़ा गया। ये कन्फेस कर रही है कि हमने, देखिए हमारे लोगों ने कैसे और ईरानियों को जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे हमला किया। फिर आप देखिए, टर्की ने एक प्रपोज किया है, एक हाई लेवल ट्राइलेटरल मीटिंग, यूएस, ईरान और टर्की। ये, और इसीलिए देखिए जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची ये टर्की पहुंचे, और ये जो ट्राइलेटरल बातचीत है, ऐसा नहीं है कि अभी जो अराक्ची जा रहे हैं उसी समय हो रही है। अब ये इसके बारे में बातचीत होगी कि वो कब हो सकती है या नहीं हो सकती। उसके बाद देखिए, जो ईरान ने 1000 नए ड्रोन ऐड किए हैं और जिस तरह से उनको बंदर अब्बास में लगा दिया है, इसमें स्ट्राइक, ऑफेंसिव, रिकॉनेसेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट्स, यानी ईरान के पास खुद अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम्स हैं, स्ट्राइक के सिस्टम्स हैं यानी हमला करने के, ऑफेंसिव यानी आगे बढ़ के हमला करने के, और रिकॉनेसेंस यानी उसको सर्वेलेंस के। ये सारे सिस्टम्स ईरान के पास हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बारे में बता दें आप, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है कि आप दूसरे दुश्मन के सिस्टम को जैम कर दीजिए, उनको फंक्शन मत करने दीजिए, होने दीजिए, साइबर अटैक करिए, या जो दुश्मन की तरफ से जो कुछ जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको इंटरसेप्ट कर लो, जो बातचीत हो रही है या जो सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं एक कमांड पोस्ट से दूसरी कमांड पोस्ट पर, उसको इंटरसेप्ट कर लो। और तीसरा होता है कि आप पूरा टेक ओवर करके एक दूसरा ही मैसेज दे दो, पूरा दुश्मन के सिस्टम को टेक ओवर कर लो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से और उसी के खिलाफ इस्तेमाल करो। उसके बाद देखिए, इजराइल और सऊदी के डिफेंस और इंटेलिजेंस ऑफिशियल से ट्रंप की मीटिंग चल रही है, और वो या तो मतलब आज होनी थी, तो वो या तो फर्स्ट हाफ में या सेकेंड हाफ में
वो चल रही है, और उसमें सऊदी अरेबिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है ट्रंप कि वो ईरान के खिलाफ जो हमला है उसकी बात मान ले। फिर उसके बाद जो अमेरिका का जो यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स है, उसका जो मैंने आपको बताया था न्यूक स्निफर WC-135R, ये कांस्टेंट फीनिक्स न्यूक स्निफर है, और ये देखिए ये भी अमेरिका से चल दिया है मिडिल ईस्ट की ओर। और इसमें देखिए न्यूक स्निफर की बहुत सारी क्वालिटीज होती है, लेकिन मेन वही है कि रेडियो एक्टिव क्लाउड्स को वो रीड करता है। उसके बाद ईरान के प्रेसिडेंट पेजेशकियान ने अपने ऑफिशियल से कहा है कि जो लोग उसमें मारे गए हैं जो प्रोटेस्ट में, क्योंकि ईरान का कहना है कि 3117 लोग मारे गए, जिसमें 2427 इनोसेंट्स हैं जिनको 690 आतंकवादियों ने मारा, और जिन आतंकवादियों को फिर ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया। तो वो उन्होंने कहा है कि इसके आंकड़े और नाम पब्लिश कर दो, जो 2427 जो प्रोटेस्टर्स जिनको खुद दंगाइयों ने मारे, उनके नाम पब्लिश कर दो। फिर लेबनान में देखिए आज कम से कम 4 जगह इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की। सबसे पहले सभी नेबरहुड हुला में की, उसके बाद एक हॉस्टाइल इजरायली एयरक्राफ्ट ने 4 एक्सप्लोजिव बॉम्ब यारोन में गिराए। उसके बाद एक और जगह यारिन में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की, और फिर कुछ आर्टिलरी फायर जो नकूरा एरिया है, कोस्ट ऑफ नकूरा, जो कि समुद्री इलाका लेबनान से लगा है, वहां पर कोई इस तरह से आर्टिलरी फायर इजराइल ने किया। फिर मलकिया जो पोजीशन है, जो ब्लीदा और एतरौन के आउटस्कर्ट्स में है, वहां पर भी फायरिंग इजराइल ने की। सीरिया में देखिए कुनैत्रा में आज फिर इजराइल ने फायरिंग की। साइदा अल हनूत के वो वेस्ट तक पहुंच गए। फिर एक और इजरायली फोर्स रजानिया तक पहुंच गई। इस तरह से इजरायली फोर्सेस ने 3-4 बार कोशिश की कुनैत्रा से आगे बढ़ने की, लेकिन अभी जो सीरिया का माहौल है वो सीरियन आर्मी जो कि जुलानी की आर्मी है और एसडीएफ के बीच संघर्ष चल रहा है, कुर्दों के बीच, और उसको लेके बहुत ज्यादा तनातनी है। जुलानी आज रशिया में थे और प्यूटिन साहब उनकी पिछले कुछ हफ्तों में ये दूसरी मीटिंग है प्यूटिन से। तो कुछ देखिए बड़ी चीज वहां कुछ रशिया भी कोशिश कर रहा है कि सीरिया की जो पूरी स्थिति है, और अमेरिका क्योंकि अमेरिका कुर्दों के साथ भी है, कुर्द उन्हीं की फोर्स है, और अमेरिका ने मतलब जुलानी को भी बैठाने में, असद की जगह बैठाने में एक बड़ी भूमिका अदा की। तो ये देखिए पूरी, तो ये जो रशिया में एक बातचीत चल रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद जो देखिए वेनेजुएला के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं डियासडाडो कबीलो, उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने आज कहा है कि हम लोगों ने पूरी तरह से जो अमेरिका दादागिरी कर रहा है, हम उसके झांसे में नहीं आएंगे, वी विल नॉट फॉल बिफोर अमेरिका। तो कुछ दिनों से जो अमेरिका बार बार कह रहा था कि वेनेजुएला के साथ हमारी बड़ा अच्छा रिश्ता हो गया है, हम उनका तेल $50 बिलियन हम कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब जिसका कोई आधार उस तरह से नहीं है। तो उसको लेके जो वेनेजुएला के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस चीज को कहा, और ये बात पहले भी आ चुकी है कि अभी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है रॉड्रिगेज, जो महिला है, उन्होंने एक बयान में भी 3-4 दिन पहले कहा था कि जब मदुरो को उठाया गया वेनेजुएला से, तो इनको भी मारने की धमकी थी कि अगर तुम लोग ने इंटरफियर किया या ये किया, हमारे पास वो डिस्कॉम्बोबुलेटर, वो जो वेपन्स है, और उन वेपन से हम पूरी तरह से वेनेजुएला की लीडरशिप को खत्म कर देंगे। ये बात भी आई थी, लेकिन अब वेनेजुएला देखिए उस मानसिकता से उभर के सामने आ रहा है। और फिर देखिए जो फिलिस्तीन की जो खबर है, अब देखिए फिलिस्तीन में क्या है कि जो लास्ट होस्टेज की बॉडी थी वो रिकवर हो गई, और वो इजराइल ने रिकवर की, लेकिन हमास की टिप पे। हमास ने कहा देखो वहां पर है, जो तुम्हारी येलो लाइन के पीछे एक जगह है ईस्टर्न गाजा में, वहां पर वो हो सकती है, और वहीं पर बॉडी मिली। और लेकिन उस बॉडी को लेने की प्रक्रिया में इजराइल ने वहां पर कई सिविलियंस की ग्रेव्स जो हैं, यानी जो फिलिस्तीनी जो मारे गए 71,000 इजरायली बमबारी में शहीद हुए, उनको एक्ज्यूम कर दिया।
उनको ऐसे करीब 40-45 बॉडीज को डिसरिस्पेक्ट किया और उनको जानबूझ के तितर बितर करने की कोशिश की। तो इसको लेके भी बहुत एक पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस में गुस्सा है और इस चीज को उन्होंने जाहिर भी किया। उसके बाद कुछ और जो गैंग्स हैं फिलिस्तीनियों के ही, जैसे पहले अबू शबाब था जिसको एलिमिनेट किया रेजिस्टेंस ने, कुछ और गैंग्स एक्टिव हुए हैं जिन्होंने कुछ हत्याएं की हैं, जो अब सामने आया है। पिछले करीब 12 जनवरी के आसपास वो हत्याएं हुई थी और उसको लेके भी रेजिस्टेंस सजग है और वो पूरा उनको दूर करने के लिए या उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अभियान चला रहा है। टोनी ब्लेयर का मैंने आपको बता चुका हूं बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो अल शात पैलेस्टीनियन एग्जीक्यूटिव के जो टेक्नोक्रेटिक कमिटी है उसके जो मेन आदमी है, जो चीफ है, उनको टोनी ब्लेयर ने खुद कहा, और मैंने कल बताया था ये, कि कहीं ना कहीं ये जो डिसआर्मेंट की बात हो रही है हमास की, अभी इसको उतनी गंभीरता से मत लो। तुम्हें तो कोई भूमिका नहीं निभानी पड़ेगी, अपना काम करो। तुम्हें काम है डे टू डे गाजा के लोगों का अफेयर्स जो है उसको देखना, और जिसके लिए रेजिस्टेंस भी तैयार है कि कोई ऐसी टेक्नोक्रेटिक कमेटी आती है जिसमें फिलिस्तीनी हेड करे, तो हम तैयार हैं। और उसमें लेकिन डिसआर्मेंट की बात नहीं है। तो देखिए वहां पर जो सबसे जो प्लस पॉइंट, जो तुरुप का पत्ता जो रेजिस्टेंस के पास है, वो उनकी टनल्स है, और वो टनल्स को कोई छू नहीं सकता। बड़ा असंभव सी बात है। और जब तक टनल्स हैं तब तक हथियार हैं, और हथियार हैं तो रेजिस्टेंस है। ये सीधा है, और रेजिस्टेंस है तो फिलिस्तीनी राज बनने की उम्मीद है। और फिलिस्तीनी जो खासतौर पे गाजा में जो लोग हैं उनको इंसाफ मिले, इसकी भी उम्मीद है। तो ये देखिए आज का प्रसारण, कल मैं फिर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।